गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ही एक टॉपिक, दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यूनिफिकेशन ऑफ इटली और एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो दोनों ही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। अगर लास्ट ईयर इटली पूछा गया तो इस साल जर्मनी पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो 99% है, और अगर इटली पूछा गया तो जर्मनी। तो सो लेट्स वी डिस्कस द यूनिफिकेशंस ऑफ इटली, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस ऑफ इटली इन 7 स्टेट्स। यानी इटली के अगर हम इतिहास की बात करें, उसके लास्ट टाइम की कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो इट इज़ अ यूनिफिकेशंस ऑफ 7 स्टेट। इटली हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस। इट मीन्स राजनीतिक तौर पे अगर हिस्ट्री के इतिहास को ऑब्जर्व करें तो वो इतिहास बड़ा यूनिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। यानी इटली की अगर बात करें तो इटली को ऑब्जर्व किया जाए तो वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, और अलग अलग हिस्से के ऊपर किसी ना किसी एम्पायर का रहा था, या कोई ना कोई उसके ऊपर सुपरमेसी लिए हुए था। यानी चाहे हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करें या किसी और की। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house. It means that during the 19th century, Italy was divided at that time in 7 part or 7 state. Out of 7, only one part is under control the Italian princely house. बाकी सब पे किसी ना किसी का अधिकार था। बाकी बाकी 6 जो पार्ट थे उनके ऊपर कोई ना कोई काबिज था, किसी ना किसी की सत्ता थी। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग। यानी नॉर्थ की अगर बात करें तो इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। यानी जो केंद्र था उस पर पोप का साम्राज्य था। द साउथर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशंस ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। यानी अगर साउथर्न रीजन की बात करें, ठीक है, तो वो पार्ट पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल था स्पेन के जो बर्बन किंग थे उनके। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म्स एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। यानी अगर हम बात करें एक इटालियन लैंग्वेजेस की बात करें या भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे कोई एक कॉमन भाषा नहीं थी, अलग अलग रीजनल लेवल के ऊपर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज लोगों के द्वारा स्पीक की जाती थी, बोली जाती थी। इसको आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द इटालियन एम्पायर। नॉर्थन एरियाज की बात करें तो इट इज़ अंडर कंट्रोल द हैब्सबर्ग एम्पायर, आप मैप में देख पा रहे होंगे अच्छे से। सेंट्रल पार्ट्स रूल्स बाय द पोप, एंड साउथर्न पार्ट की बात करें तो बर्बन ऑफ स्पेन, किंगडम्स ऑफ द बोथ सिसलीज। और फिर अगर सिडोनिया और पिडमेंट की बात करें तो इट इज़ अंडर कंट्रोल दी प्रिंसली हाउस। यानी किंग विक्टर इमेनुअल सेकंड के द्वारा अंडर कंट्रोल किया गया सिडोनिया और पिडमेंट का एरिया। बाकी रेस्ट ऑफ द जो एरियाज थे वो डिफरेंट डिफरेंट एम्परर के अंडर कंट्रोल थे। स्टेप्स टेकन बाय द जीसस मैज़ेनी बट अनसक्सेसफुल। यानी इसे यूनिफाइड करने के लिए मैज़ेनी के द्वारा भी कोशिशें की गई बट वो फेल रहा। आइए देखते हैं उन्हीं को। ड्यूरिंग द 1830s, जीसस मैज़ेनी हैड शोड टू पुट टुगेदर ए करेंट प्रोग्राम्स फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। यानी क्या किया गया, जो मैज़ेनी थे उन्होंने कोशिश की 1930 के आसपास इटली को यूनिफाइड करने की, एक करने की, बट उन्होंने जो दो विचार दिया, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया, उसको वो प्रॉपरली सब लोग समझ नहीं पाए और सब लोग फॉलो नहीं कर पाए, और शायद यही रीज़न रहा कि उसमें वो फेल भी रहे। ही हैड आल्सो फॉर्म्ड एन सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द
डिसेमिनेशंस ऑफ हिज गोल, यानी उसने अपने गोल को पाने के लिए कुछ गुप्त संस्थाएं थी उनका निर्माण किया, और उनमें से यंग इटली भी एक है, ताकि वो अपने गोल को, अपने विचार को, अपने प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचा सके. ही बिलीव्ड दैट द नेशंस आर द नेचुरल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन काइंड. इट मीन्स इट इज़ बिलीव्ड बाय द जीसस मैसेनी कि भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा ही जो स्टेट है वो बना हुआ है, और यही स्टेट का नेचर है कि वो हमेशा एक रहे, हमेशा यूनिफाइड रहे. बट वो फेल रहा अपने एम में. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनिफिकेशंस फॉल ऑन किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड. इट मीन्स कि जब जीसस मैसेनी फेल हुआ तो पूरा का पूरा जो कार्यभार था वो विक्टर के कंधों पे आ गया, और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टर की थी कि वो इटली को एक करे. द फेलियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपस्प्रिंग्स इन the both 1831 and 1848 meant that the mantles now fall on Sardinia Piedmont. Under its rules, King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. It means कि कोशिशें की गई इटली को एक करने की, चाहे वो 1831 की बात करें या 1848 की बात करें, बट कहीं ना कहीं अब जो पूरा का पूरा जो कार्यभार था वो आ चुका था विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर, जो कि सिर्डिनिया पिडमोंट एरिया का राजा था. और इसी केंद्र से या इसी एरिया से अब यूनिफिकेशन की लहर चलना शुरू हुई. इसी एरिया से अब यूनिफिकेशन का जो थॉट था वो स्प्रेड होना शुरू हुआ, और एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि बाय द वॉर ही अब कुछ किया जा सकता है. युद्ध ही आखिरी रास्ता है इटली के यूनिफिकेशन का. द किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड taking responsibility of unify the Italian state through war, for which he got support of his chief minister Count Cabur. It means विक्टर इमैनुअल को अब साफ पता था कि वॉर की सहायता से ही, युद्ध की सहायता से ही अब इटली को यूनिफाइड किया जा सकता है. और इन दिस फंक्शन, इन दिस एक्टिविटी स्पॉटेड बाय हिज चीफ मिनिस्टर दैट इज काउंट काबूर. काबूर ने उसकी भरपूर सहायता की. इन द आइज ऑफ द रूलिंग इलाइट्स ऑफ हिज रीजन, यानी उसके एरिया के अंदर जो भी इलाइट लोग थे, अभिजन लोग थे, ये यूनिफाइड इटली ऑफर्स देम टू पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस. यानी अब लग रहा था कहीं ना कहीं वहाँ के अभिजन लोगों की बात करें या फिर बात की जाए कुछ दूसरे तरीके से, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब इटली को अगर यूनिफाइड किया जाएगा तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और उसका पॉलिटिकल डोमिनेशन भी होगा. एफर्ट डन बाय चीफ मिनिस्टर्स काउंट काबूर टू यूनिफाइड इटली, यानी काबूर के द्वारा जो प्रयास किए गए इटली को एक करने को, उनकी बातें करेंगे. चीफ मिनिस्टर काउंट काबूर हु लेड द मूवमेंट्स टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, यानी काउंट काबूर ने कोशिश की, आंदोलन चलाया इटली को यूनिफाई करने के लिए अपने क्षेत्रीय एरियाज में. ही वॉज नाइदर ए रेवोल्यूशनरीज नॉट ए डेमोक्रेट. काउंट काबूर की बात की जाए तो ना ही वो क्रांतिकारी था और ना ही वो डेमोक्रेट था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है. लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन हेटेड इटालियन. यानी अगर बात की जाए किसकी, काउंट काबूर की, तो उसकी लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ थी. अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलता था, यानी जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति. और वही व्यक्ति इतावली अमीर लोगों की तरह इतावली से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोल सकता था. कौन? काउंट काबूर. आगे देखिएगा. थ्रू ए tactful diplomatic alliances with France engineered by Kabul, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austria forces in 1859. अब देखिए हुआ क्या, पिडमोंट की एक संधि में भी अगर बात की जाए तो काबूल का अपना हाथ था.
काबूल का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जिसमें 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हराने में वो कामयाब हुआ। और जब वो कामयाब हुआ तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में उसको सपोर्ट मिली दूसरे लोगों की। काबूल के बारे में एक पैसेज है जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। अब इस पैसेज को पढ़ लें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट गिव अस some extra knowledge. Joseph Garibaldi, a revolutionary. Apart from regular troops, he collected a large number of armed volunteers under the leadership of the Joseph Garibaldi joined the fray. यानी देखिए, युद्ध की अगर बात करें तो जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में क्या किया गया, कुछ स्वयं सेवकों ने, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं सेवक, उन्होंने भाग लिया और उन्होंने गैरिबाल्डी के द्वारा जो एक तरीके से, जिसकी हम बात करें, फ्रे की बात करें या उसके विचारों की बात करें या उसकी बात की जाए उसके ग्रुप्स की, तो उनको उन्होंने क्या करना शुरू किया, ज्वाइन करना शुरू किया। In 1860, they marched into South Italy and kingdoms of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. यानी 1860 के आसपास क्या हुआ, दक्षिणी इटली और दो सिसिली राज्यों के स्थानीय किसानों ने क्या किया, इसका समर्थन किया और समर्थन पाया। और 1861 में इमैनुअल जो सेकंड था, ठीक है, को इटली का एकीकृत इटली का राज्य घोषित कर दिया गया। इट मीन्स कि 1860 के अंदर साउथ इटली को कंबाइंड किया गया और टू सिसिली स्टेट्स को कंबाइंड करने के बाद में पूरा का पूरा जो एम्पायर था उसे यूनिफाइड कर दिया गया। और यूनिफाइड करने के बाद विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर कर दिया गया हेड ऑफ द यूनिफाइड इटली। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of the United Italy. Same वही बात है। However, much of the Italian populations among whom rates of literacy were very high remains blissfully unaware of the liberals nationalist ideology. It means अगर हम बात करें इटली में किसानों की बात करें जिन्होंने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया, या फिर कुछ दूसरे लोगों की बात की जाए तो वहाँ एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, बट फिर भी लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे नेशन स्टेट्स को लेकर, नेशनल आइडियोलॉजी को लेकर, लिबरल आइडियोलॉजी को लेकर, बट उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना था। बट कैसे? द पीजेंट मासेस दैट हैड स्पॉटेड गैरिबाल्डी इन साउथर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. हालांकि क्या किया गया, देखिए 1860 की बात करें या 1859 की बात करें या 1861 की बात करें, तो दक्षिणी इटली के अंदर किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ तो दिया, बट उन्होंने कभी भी इटालिया के बारे में सुना नहीं था। दे नेवर हर्ड अबाउट द इटालिया। दे बिलीव्ड दैट ला टालिया इज द वाइफ ऑफ द विक्टर इमैनुअल सेकंड। इट मीन्स कि इटली का एकीकरण हो चुका था। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफिकेशंस ऑफ इटली। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे जो बच्चे इस साल 10th क्लास में हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड में हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड में हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।